मैं अगर बात करूं आपसे रिजल्ट की, तो रिजल्ट यहाँ पे बेटर किसका होता है, कंपैरिजन की मैं बात करता हूं, है ना। दोनों यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन करते हैं, तो बेस्ट अगर मैं आपसे मिड टर्म एग्जाम की, तो मिड टर्म एग्जाम आपका उसमें आपकी क्या रहते हैं 15 ऑब्जेक्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक सा डाउट था, पूछ रहे थे कि भैया जो कॉलेज के पेपर होते हैं बीएससी एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री के, क्या कितने कितने नंबर के होते हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम कितने नंबर के होते हैं, फाइनल थ्योरी एग्जाम कितने नंबर के होते हैं, और इवन की पास कितने नंबर में होते हैं, फेल कितने नंबर में हो जाते हैं, ट्रांसफर कैसे होता है। ये बहुत सारे आपके बेसिक डाउट थे कॉलेज से रिलेटेड। तो मैं आपको इस वीडियो में ऑल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपको असाइनमेंट के कितने नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर मिलते हैं, और आपका जो है मिड टर्म के जो पेपर आते हैं इनका जो है पैटर्न कैसे होता है, फाइनल थ्योरी का पैटर्न कैसे होता है, ऑल डिटेल्स में आपसे बात करने वाला हूं। और यहाँ पे एक और डाउट था स्टूडेंट का कि सर नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, अपने को फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे है, तो ऑल डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर आपको इस पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए हो तो मेरे को जरूर बताना, मैं आपको उसमें कुछ वेबसाइट भी बताऊंगा जिनसे आपको पढ़ना है, उनसे नोट्स भी आप अपने बना सकते हो। बहुत अच्छी वेबसाइट है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है, तो आप मेरे को जरूर बताना अगर आपको इस वीडियोस की नीड हो तो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, आप पर्सनली मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको ओनली एग्री जर्नी पर प्रोवाइड की जाती है। बाकी चलिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे पता है, आपकी दो यूनिवर्सिटीज एमपी में, जेएनकेबीवी और आरबीएसकेबीवी, इनके डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आपके मिड टर्म के एग्जाम होते हैं। अभी अगर मैं जेएनकेबीवी की आपसे बात करता हूँ तो 15 मार्च से आपके मिड टर्म के एग्जाम है, और आरबीएसकेबीवी कुछ यही 15-20 दिन का आप डिफरेंस मान के चलिएगा आरबीएसकेबीवी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ मिड टर्म एग्जाम को लेकर। सबसे पहले आपके कौन से एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज है, ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ये बेसिक चीजें आप सभी को यहाँ पे पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ के आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको बिल्कुल ऑल क्लियर होना चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर भी होता है। एक बात याद रखना, ठीक है, ट्रांसफर कब होता है, जब आपके ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, है ना, एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात याद रखना आप लोग, अगर आपकी जैसे फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे गए कॉलेजेस में एग्जाम दिए, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम दिया, फाइनल थ्योरी एग्जाम दिया, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर आपकी 5 से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, मतलब 5 से ज्यादा आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आपको ईयर बैक कर दिया जाता है। ईयर बैक का मतलब क्या है, तो ईयर बैक का मतलब वो होता है कि आपको दोबारा फिर से डिग्री स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप अगले साल आओगे अपने जूनियर्स के साथ, उनके साथ आपको कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा, फिर आपका नए सिरे से सेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो ये मतलब होता है आपका बैक लगने का, ठीक है। ये आप सभी को याद होना चाहिए, 5 सब्जेक्ट है, ज्यादा बैक नहीं लगने देना है, एक तो बैक लगने ही नहीं देना आप सभी को, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट अभी कॉलेज जाएंगे, सबसे पहले आपके यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम होंगे, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम मतलब आपके कितने नंबर का होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, तो मिड टर्म एग्जाम आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें आपके 15 जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है आपके 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 3-3 नंबर के होते हैं, ठीक है। वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, उनमें आपको साथ में एक पेज दिया जाता है, उसमें आपको थ्योरी बेस्ड में उन क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उनमें आपको टिक करना पड़ता है ओनली। बाकी आरबीएसकेबीवी का थोड़ा सा डिफरेंट रूल है कि आपको अलग से पेज दिया जाता है, उस पेज में आपको ऑब्जेक्टिव लिखकर और टिक करने होते हैं, ठीक है। बाकी सेम पैटर्न है, दोनों का 33 नंबर का मिड टर्म के आपके पेपर होते हैं। बाकी पासिंग मार्क्स की मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, तो आपके 15 जो है इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके 15 से भी कम है, तो आप अगर थ्योरी में कवर कर लेते हो तो दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास किसी सब्जेक्ट में आपसे मैं बता दूं, मिड टर्म और फाइनल थ्योरी एग्जाम होता है, दोनों को मिलाकर टोटल आपके 40 नंबर, 40 प्लस होने चाहिए या 40 होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पास माने जाते हो, है ना, मतलब उस सब्जेक्ट में आप जो है ऑल क्लियर हो गया आपका, ये कहने का मेरा मतलब है। तो आपको मिड टर्म का तो पैटर्न समझ में आ गया ना, कि भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 15 ऑब्जेक्टिव और आपके 15 नंबर के जो है 5 ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्लियर हो गया मिड टर्म का। हर सब्जेक्ट का ऐसे ही रहेगा, हर पैटर्न, मतलब जितने भी आपके सेमेस्टर चलेंगे ना, सबका सेम पैटर्न रहने वाला है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं फाइनल थ्योरी एग्जाम का, ठीक है। फाइनल थ्योरी एग्जाम ये क्या होता है भाई, तो फाइनल थ्योरी एग्जाम आप यहाँ पे पेपर देख सकते हो, उसमें टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है।
फाइनल थ्योरी एग्जाम, इसमें आपको जो है कॉपी दी जाती है, जैसे कि आप 12th में आपको बोर्ड में कॉपी मिली होगी, तो कॉपी होती है वो यहाँ पे 24 से यहाँ पे 35 पेज की होती है मैक्सिमम, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपकी अलग अलग कॉपी जो है चलती है, कहीं ज्यादा पेज होते हैं, किसी में कम पेज होते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे लिखना होता है डिटेल्स में, ना तो इसमें टिक करना होता है, ना किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है, आपको टोटल थ्योरी में लिखना होता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप सभी को यहाँ पे पता है इंग्लिश में आपने 12th में लिखा होगा वंडर ऑफ साइंस पे निबंध लिखिए, तो आप डिटेल्स में लिखते थे ना, सेम वैसी पैटर्न इसमें रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई पर्यावरण प्रदूषण पे ये चीजें लिखिए, तो ये डिटेल्स में आपकी कॉलेज में रहने वाली है जो है थ्योरी एग्जाम। 50 मार्क्स का ये होता है और आपका 30 का मिड टर्म हो गया, टोटल कितने हो गए 80 नंबर, ठीक है। अब भाई ये 20 कहां से आएंगे, तो 20 नंबर यहां पे मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपके बनते हैं कॉलेजेस में असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट बनते हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। यहां पे आप देख सकते हो किस टाइप से असाइनमेंट बनते हैं। असाइनमेंट का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपके जो क्लास टीचर होंगे वो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देंगे कि इस टॉपिक पर आप मेरे को कुछ लिख के बताओ, ठीक है। जैसे कि अगर आप हॉर्टिकल्चर लेते हो, एग्रीकल्चर लेते हो, जैसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, किसी ने मैंगो दे दिया, तो मैंगो के बारे में आप पूरी डिटेल्स आपको उसमें लिखनी पड़ेगी कॉपी में, मतलब कुछ पेजेस दिए जाएंगे, उस पेज में आपको और डिटेल्स जो है लिखनी होगी। इनको बोलते हैं असाइनमेंट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक स्टूडेंट को देना, ठीक है। ये असाइनमेंट आपके टोटल 5 नंबर के होते हैं असाइनमेंट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है भाई, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको जो है आपके क्लास टीचर जो होते हैं उनके द्वारा आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है, उसमें आपको मतलब ये पूरे रिटर्न तरीके से आपको लिखना होता है खुद से, जैसा असाइनमेंट लिखते हैं ना, कुछ इसी टाइप से प्रैक्टिकल होता है। असाइनमेंट छोटे रूप में ज्यादा जो है शब्दों को लिखा जाता है, ठीक है। बाकी मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करता हूं तो आप सभी को पता है प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा जो है लिखना पड़ता है, ये दुख ओनली जो है कॉलेजेस के स्टूडेंट ही जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपसे बात करता हूं, ये कितने नंबर का हो गया आपका प्रैक्टिकल, जो मैं बता रहा हूं आपसे, जो फाइल लिखनी पड़ती है ना प्रैक्टिकल फाइल, ये 2 नंबर की होती है, ठीक है। 5 नंबर का आपका असाइनमेंट हो गया, 2 नंबर की आपकी यहाँ पे फाइल भी हो गई। अब कितने नंबर बचे, इसके बाद आपका होता है वाइवा, मतलब जो है टीचर आपके सामने बैठेंगे, आपको जो टॉपिक असाइनमेंट का दिया गया था उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर, किसी को 2 नंबर मिलते हैं, किसी को 3 नंबर मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर का आप ये मान के चलिएगा, तो 5 2 7 और 3 यहां पे टोटल 10 हो गए, ठीक है। ये आपका 10 नंबर यहां से, और 10 नंबर आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, वो आपको लिखना पड़ता है। आपको जो है कॉलेजेस में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को यहां पे करना पड़ता है, जो कि 10 नंबर का होता है टोटल। ये 10 और ये आपके रिटन टेस्ट प्रैक्टिकल के 10 नंबर, ये टोटल मिला के आपके टोटल कितने हो गए 20 नंबर, है ना। 20 नंबर हो गए, तो टोटल आप 80 का वो था, 20 ये हो गए, टोटल कितना हो गया 80 और 20 100, यानी 100 मार्क्स का आपका टोटल कॉलेजेस का पेपर होता है। ये बात अभी आपको क्लियर होगी, और नहीं क्लियर हुई हो तो आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हो, मे बी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, तो आपका क्लियर में भी बिल्कुल हो गया होगा डाउट। अच्छा, अब बात आती है ये कि भाई कोई किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया, ठीक है, माना कि अगर वो 5 से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में नहीं फेल हुआ, वो 1 या 2 सब्जेक्ट में किसी में फेल हो गया, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, तो भाई अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स के साथ बैठकर उस पेपर को दे सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको 1-2 नंबरों से फेल किया गया है, 3 नंबर से फेल किया गया, इवन कि आपको मैक्सिमम 5 नंबर से भी यहाँ पे फेल किया गया है, तो आपके रिविल के फॉर्म डलते हैं। ये चीजें आपको जब कॉलेज में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे देखा ना, 10th में क्या होता है, रुक जाना नहीं के फॉर्म डलते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉलेजेस में भी आपका यही होता है कि रिविल के फॉर्म डलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस आपको कॉलेजेस में लगते हैं, आपका रिविल का यहाँ पे फॉर्म भर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर कहीं ना कहीं बढ़ने थे, तो बिल्कुल आप यहाँ पे रिविल का फॉर्म डालें, ठीक है। ये कुछ आपको जब कॉलेजेस में आओगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था क्या क्या प्रोसेस होती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहा कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें सारी समझा दी जाए, ठीक है। आपको मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट में भी फेल हो ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपके रिविल के फॉर्म डल जाते हैं अगर आपको डालना है, ठीक है। और अगर आपके 4-5 नंबर से रुके हो तो बिल्कुल यहाँ पे रिविल का फॉर्म डाल देना चाहिए, क्लियर हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, ठीक है, उनकी अगर 5-5 सब्जेक्ट में बैक लगी है, फिर भी वो रिविल का फॉर्म डाल देते हैं, उनका क्लियर हो जाता है, 1-2 सब्जेक्ट में आराम से क्लियर हो जाता है, तो आपका ईयर बैक होने से बच जाता है। तो रिविल डाल देना चाहिए अगर आपकी 4-5 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक पर्सनली बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारा अगर रिजल्ट की मैं आपसे बात करूं कि अधिकतर स्टूडेंट कहां के जो है फेल हुए, ठीक है, या ईयर बैक लगी है, या बहुत ज्यादा यहाँ पे रिजल्ट जो है खराब रहा है, तो यहाँ पे देखो आरबीएस के भी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीजों को लेकर। सारे सब कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, अब राजमाता विजयराजे सिंधिया जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ग्वालियर में, इसके बहुत सारे आपके सब कैंपस है, सीहोर हो गया, खंडवा हो गया, इंदौर हो गया, आपका मंदसौर हो गया, ठीक है।
तो इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं रिजल्ट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईयर बैक लगती है, अधिकतर ज्यादा स्टूडेंट की जो है यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट में जो है बैक लगती है। ठीक है, ये रिजल्ट अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट ज्यादातर खराब कहां से होता है, तो वो आपका ग्वालियर जो सब कैंपस है उनमें रिजल्ट देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें भी होती है, कॉपियों को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ईयर बैक हुई है, मैं आपको बता दूं सीहोर कैंपस से, खंडवा कैंपस से, मंदसौर कैंपस से। ठीक है, हर साल स्टूडेंट्स की ईयर बैक होती है। अगर मैं एक तुलनात्मक रूप से आपसे बात करूं JNKBB की, तो JNKBB की अपेक्षा इसमें ज्यादा होती है। JNKBB में ईयर बैक आप सब्जेक्ट में बहुत कम होती है। ठीक है, इसे कोई भी रीजन हो सकता है ना। बाकी मैं अगर बात करूं आपसे रिजल्ट की, तो रिजल्ट यहाँ पे बेटर किसका होता है, बेटर JNKBB का होता है। ठीक है, अब वो कुछ भी रीजन हो, बट यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं रिजल्ट सबसे ज्यादा, देखो अगर कंपैरिजन की मैं बात करता हूं, है ना, दोनों यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन करते हैं, तो बेस्ट अगर मैं आपसे बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट में JNKBB रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि CGPS बहुत कम बनती है। अच्छा, CGPS क्या होता है? CGPS आपका एक स्कोर होता है। ठीक है, जैसे 10th 12th में आपकी परसेंटेज निकाली जाती है ना, कुछ इसी टाइप से आपकी CGPS होती है ना। अगर बेस्ट CGPS की मैं आपसे बात करता हूं, CGPS सबसे अच्छी या गुड कौन सी मानी जाती है? 6.5 से अगर आपकी ज्यादा है, 7+ है तो बहुत बेटर है। ठीक है, 8 भी है तो बहुत बेटर है, एक्सीलेंट है ना। ये बाकी अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो 6.5 तो आपकी मिनिमम यहाँ पे CGPS होनी चाहिए कॉलेजेस में। ठीक है, तो आपको जब कॉलेजेस में आओगे तो आप इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लो। एक बिल्कुल बेसिक चीजें, आपको सब सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी और बहुत इजी है भाई पास होना। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं भाई, ये कॉलेजेस में फेल होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए बहुत बेसिक चीजें हैं। आपकी MPPT में जो पढ़ के आते हैं सेम आपका सिलेबस यहाँ पे आता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी वेबसाइट से कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे कि आपको सारी चीजें करनी है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए हो तो मेरे को जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे मार्क्स रिलेटेड और कॉलेजेस में आपके पेपर होते हैं, इनसे रिलेटेड आपके डाउट्स यहाँ पे मे बी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट्स है ट्रांसफर रिलेटेड भी, है ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। CGPS क्या होती है, बेटर CGPS क्या होती है ना। जॉब्स में आगे प्रॉब्लम्स आती है, अगर आपकी बेस्ट CGPS नहीं बनती है तो जॉब्स में आगे जो है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर मैं आपके मिनिमम जो है अगर परसेंटेज की बात करूं, तो आपने बहुत जगह देखा होगा मिनिमम 55% मार्क्स कॉलेज डिग्री में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो ये चीजें वही होती है ना, आपके टोटल यहाँ पे परसेंटेज बनेगा। तो ये चीजों को आपको जो है याद रखना है। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि अपनी बैक ना लगे। बाकी बहुत सारा डाउट था स्टूडेंट को, इसलिए मैंने सोचा चलो आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो मेरे से पर्सनली पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।